चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म और वीबीटी वार्नर किए थे। वार्नर थ्योरी हो गई थी ना, कि वार्नर की थ्योरी के हिसाब से कंपाउंड्स क्यों बन रहे थे कॉम्प्लेक्स, बिकॉज मेटल की दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज का मतलब काउंटर आयन का था और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब लाइगेंड्स, जहां पे हमने वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से भी देखा था कि कैसे AgNO3 डाल करके हम डिसाइड कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितना Cl प्रेसिपिटेट होगा AgCl के फॉर्म में, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ योर मेटल एटम। एक क्वेश्चन भी किया था हमने उसका, उसको बना लिए थे कॉपी में आपने, मैंने बताया था कि वो एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है आपके, सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, और वीबीटी स्टार्ट कर दिए थे क्या? चलो ठीक है, हेड डाल दीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये दो थ्योरी हमें और पढ़ने हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको अपन वीबीटी। उसके ड्रॉबैक्स लिखे थे ना वार्नर के, लिमिटेशंस। हाँ, क्या क्या लिमिटेशंस थे उनको ये पूरी करने में, मतलब उसको ये ओवरकम करने की कोशिश करेगा थ्योरी, है ना। क्या लिमिटेशन था कि वो समझा नहीं पा रहे थे कि क्यों कुछ ही मेटल कॉम्प्लेक्स बना पा रहे हैं, सारे मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं, है ना। जिसका आंसर अभी अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसमें और समझेंगे, क्योंकि जिन मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल्स हैं या जो खाली कर सकते हैं, वो लोग ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो वीबीटी में अपन वो चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड हमने ड्रॉबैक क्या लिखा था वार्नर का, कि वो ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। ऑप्टिकल मैग्नेटिक लिखे थे ना, कि वाई सर्टेन कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक, वाई सर्टेन कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब वाई दे वर शोइंग सम कलर्स, कंपाउंड से कलर्स भी होते हैं, ये लिखा था हमने ऑप्टिकल वाला भी। ओके, और क्या लिखे थे ड्रॉबैक? हाँ हाँ, ज्योमेट्री के बारे में क्या लिखे थे, ज्योमेट्री के बारे में पर? अच्छा हाँ, अपन ने पोस्टुलेट में ये लिखा था ना कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो ज्योमेट्री डिसाइड करती है ना, पर वो किसकी क्या होगी एग्जैक्टली हमें अभी इसमें क्लियर होगा, क्योंकि ये किससे रिलेट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से। हम वीबीटी अभी पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी डील करेंगे, है ना, और पूरा ऑर्बिटल्स बना के देखेंगे कि हाँ डी ऑर्बिटल खाली है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठ पा रहे हैं, दैट इज वाई कि डी ऑर्बिटल के या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो वीबीटी इसके भी पोस्टुलेट लिखते हैं, नीचे लिखेगा some postulates of valence bond theory are, some postulates of valence bond theory are, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे पोस्टुलेट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस थियोरी, इन दिस थियोरी the basic assumption made is that, in this theory, in this theory the basic assumption made is that, made is that the metal ligand bond, the metal ligand bond, the metal ligand bond arises by the, arises by the donation of pairs of electrons, donation of pairs of electrons by ligands, by ligands to the metal atom, by the ligands to the metal atom। मतलब जो लाइगेंड्स आएंगे वो डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन, काइंड ऑफ शेयरिंग ही होगी, है ना। मतलब मोर और लेस वीबीटी इज डीलिंग विद कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंसी, कोवेलेंसी में शेयरिंग होती है ना, आयनिक बॉन्ड में तो लॉस और गेन होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन लाइगेंड्स दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, मेटल एटम को, उनको रखने के लिए मेटल के पास भी तो जगह होनी चाहिए ना, तो वही पॉइंट लिख रहे हैं, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट these electrons, in order to accommodate these electrons the metal ion must possess,
द मेटल आयन मस्ट पोजेस POSSESS रिक्विजिट नंबर ऑफ, रिक्विजिट मतलब जितना रिक्वायर्ड है। मान लो अगर लाइगेंड 6 है, सुन लो इधर, लाइगेंड अगर 6 आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो 6 आएंगे, स्क्वायर प्लेनार में 4 आएंगे, टेट्राहेड्रल में 4 आएंगे, पर ऑक्टाहेड्रल में तो 6 आएंगे। तो ये 6 लाइगेंड्स जो आ रहे हैं, हर एक लाइगेंड एक एक पेयर देने वाला है मेटल को। तो क्या मेटल के पास 6 खाली ऑर्बिटल्स हैं? इफ यस, देन ओनली इट विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट। अगर 4 ही होंगे तो 4 ही लेगा, तो 4 लाइगेंड होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हो पाएगा। पर अगर 6 ऑर्बिटल उसके पास खाली है, 6 डी में तो 5 ही होती है ना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है। 6 वाले को तो 6 चाहिए ना, 6 ऑर्बिटल, तो 6 ऑर्बिटल तो एफ में होती है 7, डी में 5 होती है, पी में 3 होती है, तो यानी हमें हाइब्रिडाइजेशन करके 6 बनानी पड़ेगी। हमें हाइब्रिडाइजेशन करके 6 बनानी पड़ेगी। उसमें भी किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा? D2sp3 या sp3d2, है ना, sp3 एंड D2 हो गई 6। 1 2 3 4 5 6। देखो जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती है ना, उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती है। सुन रहे हैं क्या? इसका एग्जांपल आप लोग के 11th में ऐसे देता था कि अगर आप 2 पेंट का डब्बा लोगे, एक व्हाइट और एक रेड, उन दोनों को मिक्स कर दोगे तो एक डब्बा पिंक का नहीं बनेगा, 2 डब्बे पिंक के बनेंगे। देखिए आपने 2 डब्बे मिक्स किए ना, तो क्वांटिटी तो उतनी है। 1 लीटर मिक्स करके 2 लीटर पेंट बनेगा ना भाई। 1 लीटर मिक्स करके 1 लीटर थोड़ी ना बनेगा पिंक, फिर वो 1 लीटर कहां गया? समझ रहे क्या क्या बोल रहा हूं मैं? क्या एसोसिएशन थोड़ी ना हो गया कि कम हो गए, जैसे अपन सॉल्यूशन में करते थे, ΔV-1, ΔV माइनस हो गया ना यहाँ पे। अरे शुरू में 1 1 + 2 था, अब 1 1 को मिक्स कर दिए 1 हो गया, तो V2 - V1 -1 नहीं हुआ? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ΔV माइनस राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन। अच्छा ठीक है, समझ गया क्या? तो ऐसा नहीं होगा ना कि 2 पेंट का बॉक्स लिया तो आपको 2 पेंट के बॉक्स नहीं मिलेंगे। वैसे ही अगर आपने 6 ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग किया तो 6 नए ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, मिक्स्ड वाले। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे? इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दीज इलेक्ट्रॉन्स द मेटल आयन मस्ट पोजेस रिक्विजिट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, रिक्विजिट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, रिक्विजिट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। और इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन से ही बन पाएंगे, क्योंकि एस की एनर्जी अलग होती है, पी की अलग होती है, डी की और ज्यादा होती है, एफ की और ज्यादा होती है। जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ आ रहे हैं, तब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है ना, सबसे अंदर पेनिट्रेटेड कौन है? एस। अगर मैं 2s और 2p का कंपैरिजन करूं तो 2s की एनर्जी कम है, क्योंकि वो अंदर की तरफ है, उससे न्यूक्लियस ज्यादा पास है, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखेगा। समझ रहे हैं क्या? तो एनर्जी कम रहेगी। वही 2p थोड़ा बाहर की तरफ है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो पकड़ कम होगी, तो एनर्जी ज्यादा होगी। एम आई क्लियर? तो जैसे जैसे अपन अंदर जा रहे हैं ना, यानी कि एस की तरफ जा रहे हैं, तो एनर्जी कम होती जा रही है। बाहर आ रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है। तो एस की एनर्जी कम, पी की उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा, एफ की उससे ज्यादा। तो अब आपको तो 6 एक जैसे चाहिए, जिनका शेप भी सेम हो, जिनकी एनर्जी भी सेम हो, तो वो हाइब्रिडाइजेशन से ही पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, ऑफ इक्वल एनर्जी, full stop. These orbitals are obtained by, these orbitals are obtained by, these orbitals are obtained by hybridization. These orbitals are obtained by hybridization. कैसे होगा हाइब्रिडाइजेशन? ये sp3d2, एक s, तीनों p, एक p, 2p, 3p, और कोई भी 2d ले लेते, वही xy वाला और yz वाला। ये 6 कंबाइन होने वाले हैं और 6 मिलके 6 नए ऑर्बिटल देने वाले हैं, जो आपस में क्या होंगे? रिपेल होकर के एक ज्योमेट्री फॉर्म कर लेंगे, जिसको अपन ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो फाइनली हमारे ऑर्बिटल्स या हमारा शेप दिखेगा कैसे? ये रहा एक ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, पांचवा,
छठवा। ये 6 मिलकर के ये 6 बनाए हैं। ये एक नहीं है, ये 6 हो गए पूरे। एक ऐसा दिख रहा है, एक लोब छोटा एक लोब बड़ा, समझ गए क्या? तो हमारे 6 जब मिले आपस में तो ऐसे बन गए। अब ये एक्सेप्ट करेंगे ना 6 पेयर, एक पेयर यहां, ऐसी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। और ज्योमेट्री कैसी दिख रही है आपको? ऑक्टाहेड। समझ गए क्या? चलिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। समटाइम्स द समटाइम्स द समटाइम्स द unpaired n-1d electrons, sometimes the unpaired n-1d, ऐसे लिखना n-1d, n-1d electrons pair up pair up pair up as fully as possible, pair up as fully as possible prior to hybridization. Prior, P-R-I-O-R, प्रायर मतलब क्या होता है? हाँ पहले, बिफोर। हाइब्रिडाइजेशन के पहले ही इलेक्ट्रॉन्स कुछ पेयरिंग कर लेंगे। कैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पहले लिख लो इस पॉइंट को। क्या लिखे? समटाइम्स द अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप as fully as possible prior to hybridization, thus making some n-1d orbitals, thus making some n-1d orbitals, thus making some n-1d orbitals vacant. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। with the approach of the ligands, क्या बोल रहा है? with the approach of the ligands, the metal ligand bonds are then formed, with the approach of the ligands, the metal ligand bonds are then formed by overlapping of these hybrid orbitals, with those of the ligands, अच्छा इसके पहले वाला एक और समझना, जो पॉइंट आपने n-1d का लिखा है ना, एक कॉम्प्लेक्स समझना, FeCN6 का 3 नेगेटिव। चलिए इसमें मुझे आयरन का वो बताइए तो, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब अपना ये एटॉमिक नंबर्स याद कर लो, 21 से 30 वाले भी, है ना, मेटल के नाम के साथ। अभी तक तो अपन 10 तक 20 से काम चला लेते थे, बट अब हमें 21 से 30 की भी नीड पड़ेगी। इस चैप्टर में भी पड़ेगी, और डी और एफ पढ़ेंगे ना, वहां भी आपको 21 से 30 याद रखना है। ठीक है, तो चलो आयरन का मैं भाई आपको बताता हूँ कि आयरन होता है आपका 26। देखो 24 और 29 तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्रोमियम और कॉपर पढ़ते थे ना, बिकॉज उनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता था। याद है 24 वाज नॉट 3d4 4s2, कैसा होता था? 3d5 4s1। याद है? कितनों को याद है वाला एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन? कि आप सोच रहे होगे कि 3d4 4s2 होना चाहिए था। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का लिखा हूं, बस मैं पूरा नहीं लिखा हूं, बट एक्चुअली में क्या होता है, 4s2 में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3d4 में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होता क्या है, यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस टाइप का फॉर्मेशन है? कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। सारी की सारी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होती है, तो दैट इज अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन दिस। तो ये हम पढ़ते थे क्रोमियम का।
ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था। सेम हैपेंस विद कॉपर ऑल्सो। कॉपर 29 था, उसमें कैसा था, हम सोच रहे थे कि 3D9 4s2 होगा, बट एक्चुअली में था नहीं ऐसा। कैसा था, 4s1 और 3D10 था। इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में जाकर के फुल्ली फुलफिल्ड। पहले यहां क्या बन रहा है, फुल्ली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फुलफिल्ड। तो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होती हैं, फुल्ली फुलफिल्ड या फुल्ली हाफ फिल्ड। ऐसा करने के लिए अगर एक आध इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करना पड़े तो हम कर सकते हैं, तो वो अपन ने क्रोमियम और कॉपर में पढ़ा हुआ है। तो ये दो तो अपन को पता है। तीन और याद कर सकते हैं ऐसे कि अगर आपको आयरन का याद है 26, तो उसके बाद के दो आते हैं फेकोनाइन। फेकोनाइन, फेको मत बोलते ना, फेक मत, ज्यादा फेक मत, तो ऐसे ही फेकोनाइन। तो 26, 27, 28 समझ गए क्या। 24 तो हो गया क्रोमियम, 26, 27, 28 ये हो गया, 29 कॉपर हो गया, लास्ट तो याद रखो जिंक। लास्ट क्या है, जिंक। चलो अपन अभी आयरन में आते हैं, ठीक है। तो आयरन का क्या है 26। आप लोगों ने क्या बताया इसका एटॉमिक नंबर, इसका ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो अगर मैं 26 वाले बनाऊं तो 26 वाले का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, जल्दी बताइए। हाँ पूरा मत बताओ, लास्ट से मतलब है ना। 1s का क्या करना है अपन को, 1s तो वैसे भी अंदर है, वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, उसको तो कोई मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। ना 1s को कोई मतलब है, ना 2s को कोई मतलब है, समझ गया, ना 2p को कोई मतलब है। तो उन सब की जिक्र भी नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, अपन सीधा बात करते हैं डी की, 3D की और 4s की। इसकी बात करेंगे 3D की और 4s की। तो ये रहा हमारा 3D जिसका 5 है, ये रहा आपका 4s, और उसके बाद 4p होता है, और उसके बाद 4d होता है, जो कि खाली है, वो खाली पड़े हैं, ठीक है। चलो, तो 26 में क्या बोल रहे हो आप लोग, 4s2। तो टू तो ये पहले भरा था ना आपका, भले लिखा पर ने बाद में, पर पहले भरा था ये। एनर्जी 4s की कम है 3D से, है ना। 3D की एनर्जी, 3D की एनर्जी 4s से, मतलब 4s की कम है ना, 3D की ज्यादा है, उल्टा ऐसा ही बोल सकते हैं ना। और कैसे अपन देखे थे वो ऑफ प्रिंसिपल में देखते थे ना, N+L रूल। N+L का वैल्यू किसका ज्यादा है, देखो 3 + 0 1 2, 0 फॉर L, 1 फॉर P, सॉरी 0 फॉर S, 1 फॉर P एंड D के लिए 2। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, और यहां 4 + 0 1 नहीं, L का वैल्यू 0 होता है फॉर S, तो किसका वैल्यू ज्यादा हो गया, 3D का। तो 3D की एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसे आप कोई भी दो ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी कंपैरिजन कर सकते हो कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, बस N+L करना है। N+L, ये N और L क्या होते थे, उनके क्वांटम नंबर्स। N और L क्वांटम नंबर्स को ऐड कर दो, जिसका N+L बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो हमें ऑब्बो ने तो यही बताया था ना कि पहले लोअर एनर्जी वाले भरते हैं। तो 4s2 पूरा भरा गया, ये हो गया आपके 20 इलेक्ट्रॉन, 20 यही होते हैं ना, फिर 21 22 23 24 25 26 है, यही तो 26वां था। तो ये आपका हो गया 21वां इलेक्ट्रॉन, ये 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, हुंस रूल, है ना। और ये रहा 26वां, समझ गया क्या। अब यहां क्या होने वाला, अपन को 3 इलेक्ट्रॉन गायब कराने पहले, तब तो 3+ बनेगा। ये तो मैंने अभी Fe का बनाया है, ये क्या बना हुआ है, Fe का 3D 4s 4p एंड 4d, ये Fe बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, Fe। पर आपने क्या बोला सर, यहां पे कंपाउंड में तो Fe3+ है, निकाल दे 3 इलेक्ट्रॉन, कहां कहां से निकलेंगे, पहले तो बाहर 4s है, यहां पे n का वैल्यू क्या है 4, n का वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू 4, n-1 मतलब 3, 4 - 1 3, तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। तो ये तो Fe2 ही हुआ, एक और निकालोगे ना, वो कहां से निकलेगा, ये वाला। तो आपका Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, जल्दी बताओ। सब हाफ फील्ड है, क्या बोलते हो, सब हाफ फील्ड है, तभी तो Fe3 पॉजिटिव बहुत स्टेबल होता है। आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो उसकी, ठीक है। Fe4 क्यों नहीं बना पा रहे हो आप, Fe4 क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अगला एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी है ना, कोई स्टेबल है ना तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल है। कोई अगर अपने डिसीजन में एकदम स्टेबल है, फॉर्म है, तो आप उसको नहीं हिला सकते, कितना भी कुछ बोल लो वो नहीं हिलेगा, बहुत स्टेबल है वो। वैसे ही अभी समझ रहे हैं क्या। तो आप इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालने की कोशिश करोगे तो निकाल नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी 4th आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगी। का रीजन है कि Fe3+ में जो कॉन्फ़िगरेशन में ये आ चुका है ना, वो बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबिलिटी से हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझ गए क्या।
ठीक है, तो चलो ठीक है, वापस आते हैं यहां पर। तो ये रहा हमारा Fe3 पॉजिटिव का स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है समझ लो, और ये एक्साइटेड स्टेट है। अब अगर यहां पर 6 साइनाइड आए, 6 साइनाइड के लिए 6 डब्बे खाली नहीं है 3D के पास, भले 4D के खाली पड़े हुए हैं बट 3D के पास खाली नहीं है। तो यहां क्या करते हैं ना, दे समटाइम्स, अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, क्या लिखा आपने, समटाइम्स द अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा लिखियो ना, ये पांचों अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड समझ गए ना, जिनका पेयरिंग नहीं हुआ है, दे आर सिंगली ऑक्यूपाइड। तो समटाइम्स दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n-1d, देखो ये nd है, हमारा n का वैल्यू 4 है ना यहाँ पे, तो n-1d क्या हो जाएगा 3d ना। तो यहां के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या कर लेंगे, पेयरिंग बना लेंगे, क्या बना लेंगे, पेयरिंग। तो उससे क्या होगा, देखो नया Fe3+ कैसे बनेगा, नया Fe3+ कैसे बनेगा, ये पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, इसके लिए कोई बचा ही नहीं, कैसे पेयर करेगा, समझ गए क्या, हाँ वो सिंगल रह गया, ठीक है, कोई बचा ही नहीं उसके लिए, क्या करेगा, है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो उसके पास होगी ना 2 खाली, तो अब ये हो गया हमारा 2D, 1 S और 3 थोक P, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये 6 एक जैसे एनर्जी के ऑर्बिटल बना लेगा D2sp3, जिसके पास अब वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा किसके साथ, हाँ 6 OCN आ जाएंगे अब साथ में। देखो वो डोनेट कर रहे हैं, पर डोनेट करके भूले नहीं है, वो आए हैं वापस कि ओवरलैपिंग करेंगे भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, समझ रहे हैं क्या। देखो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप समझना होती कैसी है, इट इज अ को आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, को आयनिक। क्यों को आयनिक बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर देने वाला कोई एक है पर शेयर दोनों कर रहे हैं, मतलब आयनिक नेचर भी है और कोवेलेंट नेचर भी है, शेयरिंग भी है और डोनेशन भी है, और डोनेट करके भूल नहीं रहा जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है, और शेयरिंग वैसे कर नहीं रहा है जैसे कोवेलेंट में होती है, म्यूचुअल टाइप की। कोवेलेंट में तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना, जहां पर दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सामने रखेंगे और वो अब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, बट यहाँ ऐसी शेयरिंग हो रही है क्या, यहाँ तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, साइनाइड के ही हैं, पर शेयर दोनों कर रहे हैं, इसलिए कोआयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। पर वीबीटी बेसिकली फोकस कोवेलेंसी पे करता है, वो भूल गया आयनिक नेचर भी होता है, इसलिए जो ड्रॉबैक्स अपन पढ़ेंगे वो इसलिए आएंगे बिकॉज ये बॉन्ड को आयनिक मान ही नहीं रहा है, ये बॉन्ड को सिर्फ कोवेलेंट मान रहा है, समझ आएगा आप लोग। तो वो पॉइंट समझ में आ गया, जो थर्ड पॉइंट लिखे, समटाइम्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n-1d पेयर्ड अप, पेयर करके क्या कर लेते हैं, वो कुछ खाली ऑर्बिटल कर लेते हैं अपने, डी खाली कर लिया ना उसने, अब कर लेगा यहाँ पे आराम से ओवरलैपिंग, खाली जगह मिल गई, डी ऑर्बिटल वेकेंट हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइजेशन करके एक जैसे बना लेगा। अब वो 6 साइनाइड आएंगे, नाउ व्हेन दे अप्रोच तो वो ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैपिंग कंसेप्ट वीबीटी में अपन वहां भी पढ़ चुके हैं, वहां भी वीबीटी में ओवरलैपिंग बोलते थे अपन, लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनती है बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग, हेड ऑन वाली या साइड वाइज ओवरलैपिंग, उससे क्या बनती थी, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो वहां भी ओवरलैपिंग करा रहे थे ऑर्बिटल्स की एस के हाथ कराओगे तो हेड ऑन होगी, है ना, पी के हाथ कराओगे तो ऐसे वाली पी के हाथ कराओगे तो साइडवेज होगी, पर ऐसे वाले पी के हाथ कराओगे तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, वही सिग्मा 2pz, याद आ रहा है, वहां एमओटी पढ़ते थे अपन फिर कि इस वाले का इस वाले के साथ अगर आपने हेड ऑन ओवरलैपिंग करवाया तो क्या बनेगा, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या दिया था अपन ने, सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, याद आ रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला, हाँ 2 ऑक्सीजन का 2 नाइट्रोजन का बनाते थे अपन एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना। तो यहाँ भी एमओटी होता है, पर अपन को एमओटी नहीं पढ़ना है, सुन रहे हैं क्या, एमओटी इनका भी होता है, पर अपन को एमओटी नहीं पढ़ना है इनका, ठीक है। चलो कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए, लास्ट क्या लिखे उसमें एंड, ओवरलैप ऑफ दीज ऑर्बिटल विद दोज ऑफ द लाइगेंड्स, हो गया, लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, ऑक्टाहेड्रल कॉमा स्क्वायर प्लेनार, octahedral comma square planar and tetrahedral complexes, octahedral comma square planar and tetrahedral complexes are formed as a result of are formed as a result of are formed as a result of
sp3d2, ये सब नंबर्स को पावर में लिखना है ना, sp3d2 ब्रैकेट में और d2sp3, इसका भी मीनिंग बताता हूं क्यों दोनों अलग अलग लिखे हैं, है ना, sp3d2 और d2sp3 ब्रैकेट क्लोज करके बाहर dsp2, पहला अपन ने ऑक्टाहेड्रल लिखा है, सेकंड अपन स्क्वायर पेनार लिखे हैं, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन रेस्पेक्टिवली, एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन रेस्पेक्टिवली। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ d2sp3 या sp3d2, स्क्वायर पेनार होता है बिकॉज ऑफ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड sp3 होता है बिकॉज ऑफ, सॉरी टेट्राहेड्रल होता है बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वो 4 s और 3 p, 4 ऑर्बिटल मिल करके 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको अपन कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और वो चारों एक दूसरे को टेट्राहेड्रल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, तो बन जाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अभी ऑक्टाहेड्रल आपको बना के दिखाया था मैंने sp3d2 का, वैसे ही स्क्वायर प्लानर भी बन जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं। पहले लिखो फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6, Cn इज इक्वल टू 6। लिखे इसमें फर्स्ट एक एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ, नाम बोल रहा हूं, आप लोग फॉर्मूला लिखना, हेक्सामाइन क्रोमियम 3, हेक्सामाइन क्रोमियम 3, कैसे लिखोगे फॉर्मूला, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रोमियम लिखोगे Cr, और हेक्सामाइन बोला ना मैंने, तो NH3 का 6 पावर में +3, हाँ जो भी 3 बोला मैंने वो पूरा क्रोमियम का ही है, क्योंकि अमाइन तो न्यूट्रल है। ठीक है, चलिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 24 होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रोमियम की, एटॉमिक नंबर इज 24, क्या हो जाएगा, कोई एक्सेप्शन वाला 3d5 4s1, तो ये रहा 3d5 और 4s1, 4p के खाली पड़े हैं तीनों और 4d भी खाली है। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम की, Cr3+, है ना, तो चलिए अगला कॉन्फ़िगरेशन Cr3+ का बनाएंगे। हाँ कहां से निकालेंगे, 3, एक इधर का और 2 इधर के, है ना, तो Cr3+ कैसा दिखेगा आपको, क्या नाम लिखे ना ऑर्बिटल के, 3d है ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। ठीक है, तो यहां के आपको 3 इलेक्ट्रॉन टोटल निकालने, तब तो 3+ बनेगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना प्लस चढ़ता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे Cr1+ बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Cr2+ बनेगा, एक और लूज करेगा तो Cr3+ बनेगा, अपन को तो 3+ ही चाहिए ना, तो 3 लूज करवा रहा हूं पहले इससे, क्योंकि आउटर मोस्ट में तो वही है, तो पहले आउटर मोस्ट निकलेगा, मतलब अगर उसको निकलना होगा बाहर तो पहले आपको बाहर आना पड़ेगा, तब तो वो बाहर आ पाएगा ना, तो पहले आप आएंगे बाहर, तो पहले आप आएंगे बाहर, फिर ये लोग आएंगे बाहर, पहले इनर का बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो भी एनर्जी बाहर से मिल रही है वो किसको मिल रही है, आउटर वाले को। एक लाइट आ रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो लाइट आ रही है तो लाइट किसके ऊपर पड़ रही है, बाहर वाले के ऊपर, इसलिए पहले तो बाहर वाला ही आएगा। ठीक है, हाँ तो चलो क्या बचेंगे, ये आपका Cr3+ हो गया। आपको दिख रहा है सफिशिएंट 6 ऑर्बिटल है आपके पास खाली, 2d है, एक s है और 3p है, d2sp3 बन रहा है, इतना बनाओ चलो जल्दी से, पहले किसी भी पॉइंट पे डाउट आएगा तो पूछना, है ना, कि सर ये कैसे आया, ये मेरे को कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पता है, अच्छे से बताओ वापस, तो मैं क्रोमियम का रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, हमारा ऑर्बिटल कैसे भराते हैं, पहले 1s भराता है, फिर 2s भराता है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, हमें इतना ही काम है अभी तो फिलहाल। तो क्रोमियम का कैसे होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आर्गन तक, आर्गन तक कोई इशू नहीं है।
हाँ बोल, बोलना, खुल के बोल दिया करना क्या। हाँ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि यहां तक आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसके आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 3d5 4s1। कायदे से तो 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, बट मैंने आपको रीजन बता दिया है कि क्यों ऐसा होता है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी Cr3+ बनाइए। ठीक है, अब इन सबको मार्क कर देना ऐसे, है ना, लाइक दिस। ये आपके दो डी हो गए, D2sp3। तो अब आपके जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उसके साथ आप फिर सीधा कंपाउंड ही बना देना कि CrNH3 का 6 आया, 6 लाइगेंड्स आए, और फाइनली उन्होंने क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। तो देखो इनको तीनों को अलग कर देना, क्योंकि अब इनकी एनर्जी अलग है और ये पांचों की एनर्जी अलग है। मानते हो, ये पांचों तो कंबाइन हो चुके हैं, सॉरी 6 तो कंबाइन हो चुके हैं ना आपस में, तो अब उनकी एनर्जी अलग होगी पर एक होगी। तो ये आपके 6 को एक साथ रखना, और वो 6 में क्या रहेंगे हमारे, हाँ NH3 के साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, दीज आर अवर 6, सॉरी D2sp3, 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड विथ, किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ हाँ, ओवरलैप्ड विथ NH3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहां से हम मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका, कैन यू सी सम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, वो तीन तो अनपेड है ना पहले वाले, तो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक। चलो पहले इतना लिख लो, फिर मैं लिख पाता हूं नीचे। हम्म, क्या, ये 6 है ना, 6 D2sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड विथ NH3 ऑर्बिटल्स। सबसे बड़ा ड्रॉबैक वीबीटी का, सबसे बड़ा कंफ्यूजन वीबीटी का ना, पॉइंट नंबर 3 ही है, जो मैंने आपको पेयरिंग वाला करके बताया ना, वो समटाइम्स मतलब क्या होता है, मन करेगा तो नहीं, समझे, मतलब यहाँ क्यों नहीं हुई पेयरिंग, है ना, वाई वाई दीज टू इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ पेयरिंग नहीं किया, क्यों, इसका मन नहीं कर रहा था ऐसा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली उन्होंने ना इसको मैग्नेटिक बिहेवियर से कंपेयर किया कि इसका जो मैग्नेटिज्म है वो 3 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग में है, इसलिए इसने पेयरिंग नहीं करी। बट एक्चुअली में ये फैक्ट नहीं है, हम जब CFT पढ़ेंगे ना तो ये चीजें और क्लियर होंगी। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, और ये थ्योरी है भी कंफ्यूजिंग, इसका ड्रॉबैक में ही है कि इट इज अ कंफ्यूजिंग थ्योरी, बिकॉज कभी वो पेयरिंग कर रहे हैं, कभी पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो किस बेसिस में हम डिसाइड करेंगे कि पेयरिंग करना है कि नहीं करना है, तो वो हमें क्लियर होगा पिक्चर कब, जब हम CFT पढ़ लेंगे। पर मैं वहां तक नहीं वेट कराऊंगा आप लोगों को, मैं बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, यहां तक लिख लिए क्या, नीचे पैरामैग्नेटिज्म लिखते हैं, नीचे लिखो द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज दस ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल involving D2sp3 hybridization, involving D2sp3 hybridization, involving D2sp3 hybridization, and because of the presence of unpaired electrons, and because of the presence of unpaired electrons, because of the presence of unpaired electrons, and because of the presence of unpaired electrons,
The complex is paramagnetic in nature. The complex is paramagnetic in nature. The complex is paramagnetic in nature. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेंगे. सेकंड लिखो. फॉर्मेशन ऑफ कोई हेक्सासाइनिडो आयरन 3, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पेयरिंग किया था. हेक्सासाइनिडो Fe3. क्या होगा फॉर्मूला FeCN6 का? हाँ, 3 देखिए इसका +3 बोला ना मैंने, पर 3 प्लस -6 -3 हो जाएगा. ठीक है. हाँ, जहां पे आपके आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +3. चलिए बनाइए इसका. पहले Fe का बनाना, फिर Fe3+ का बनाना, पेयरिंग कर देना. अब यहां कर रहे हैं पेयरिंग, पिछले में नहीं किए थे. मन नहीं कर रहा है एक्चुअली. लाइगेंड्स को इन्होंने कुछ माना ही नहीं है ना. लाइगेंड भी तो भाई आ रहे हैं, तो उनके कारण भी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना. Fe का लिख लो 26. कितना हो जाएगा? 3D में 6 है ना. 3D में 6 डालेंगे, और 4s में 2, 4p और 4d खाली रहने देना. ठीक है. नेक्स्ट डायग्राम बनेगा Fe3+ का, जिसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन हटा देने हैं. ये पांचों के पांचों अनपेयर्ड रहेंगे. ठीक है. एंड आफ्टर दैट अगला डायग्राम आप बनाओगे पेयरिंग के साथ वाला. आप चाहें तो यहीं पर एरो बना देना कि ये इसके साथ पेयरिंग कर रहा है और ये इसके साथ पेयरिंग कर रहा है. तो अगला डायग्राम पेयरिंग के साथ बना दो, ताकि ये 2 ऑर्बिटल खाली हो जाए. बनाइए. और आपको D2sp3 मिल जाएगा फिर से, है ना. D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड. यहाँ पे ऐसे लिखना, जैसे आपने यहाँ पे Fe लिखा, यहाँ Fe3+ लिखा ना, यहाँ लिख लो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड Fe3+, जिसमें आपको यहां पे पेयरिंग दिख जाएगी, यहां पेयरिंग दिख जाएगी. ये एक सिंगल है, 2 खाली हो गए हैं, ये और ये. ठीक है. ये रहा हमारा D2sp3. अब उन्होंने यहां पेयर होने का कारण दिया कि ये जो कंपाउंड है ये स्लाइटली पैरामैग्नेटिक होता है. अगर आप पांचों रखते तो हाईली पैरामैग्नेटिक हो जाता. 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 5 के कारण पैरामैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा रहता. पर क्योंकि ये स्लाइटली पैरामैग्नेटिक था, तो 2 को पेयरिंग करवा दी. अब एक ही बचा अनपेड, तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना पैरामैग्नेटिज्म भी कम हो जाएगा. ठीक है, जल्दी बना लो. तो इसकी भी 3 चीजें लिखेंगे. क्या क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिज्म. तो ज्योमेट्री क्या होगी? अगेन D2sp3, तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी. तो नीचे लिख लेंगे द कॉम्प्लेक्स विल हैव D2sp3 hybridization with octahedral geometry. The complex will have D2sp3 hybridization with octahedral geometry. The complex will have D2sp3 hybridization and octahedral geometry, full stop, due to presence of one unpaired electron, due to presence of one unpaired electron, due to presence of one unpaired electron, the compound is slightly paramagnetic. Due to the presence of one
unpaired electron, the compound is slightly paramagnetic. The compound is slightly paramagnetic. ठीक है, चलिए एक और बनाइए. फॉर्मेशन ऑफ इसका नाम हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट. हेक्साक्लोरिडो कोबाल्टेट 3 होगा ना, क्योंकि ऊपर ओवरऑल चार्ज -3 है और एफ का -1 होता है, तो -6 उधर जाके +6 +6 -3 +3. आयरन का 3 है यहाँ पे भी. चलिए बनाओ तो जल्दी से. आयरन नहीं, कोबाल्ट. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, ये कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर. हाँ हाँ, फेक हो नहीं, 27. तो बनाओगे क्या, वहां तक लाओ ना एटलीस्ट. ये दो बनाएंगे क्या, CO3+ तक. CO3+. पहले CO बना लो. ये जो 26 का बनाया हो ना, इधर देखो, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है 27 वाला कैसे बनाएंगे. एक इलेक्ट्रॉन बस यहां भर दो, खत्म हो गया 27. अरे इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, तो उसका क्या हो जाएगा 3d7 4s2. अगला ही तो है वो, तो अगला कहां भर आएगा, 3d में ही जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d7 4s2. कोबाल्ट का 3d7 4s2. बनाइए कोबाल्ट का ऑर्बिटल डायग्राम और फिर CO3+ का ऑर्बिटल डायग्राम. हो गया. इसमें नहीं होगी पेयरिंग. अब उसने रीजन क्या दिया कि ये देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 4 हैं. हाँ, तो इसने बोला कि ये पैरामैग्नेटिक है, हाईली पैरामैग्नेटिक है. पेयरिंग करा दोगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा. सोचो, ऐसा है ना कुछ. पेयरिंग कराओगे तो डायमैग्नेटिक होगा कि नहीं, देखो जल्दी. ऐसा है कि नहीं, जल्दी बताना मुझे. ऐसा है. ये मैं CO3+ बनाया हूं, सुन रहे हो क्या. आपने 3d7 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के गायब किए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से गायब किया, तो 3d6 बचा ना. ये 3d6 तो है. अब अगर आपने यहाँ पेयरिंग करवा दी तो ये तो पूरे पेयर्ड हो जाएंगे, यानी कि देयर इज 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. बट उनकी स्टडी बोल रही थी कि ये हाईली पैरामैग्नेटिक है. तो अगर हाईली पैरामैग्नेटिक होगा तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा. तो इसके कारण उन्होंने पेयरिंग नहीं करवाई. तो अब क्या बचा उसके पास, S बचा है 4 का, P बचा है 3 और D यहां के यूज करेगा. अब तो अब क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2. आप याद है ब्रैकेट में दोनों लिखे अपन, कभी D2sp3 कभी sp3d2. ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ज्योमेट्री तो वही है, बट फर्क क्या है समझना यहां पर. इधर अभी तक जो 2 एग्जांपल आप लोगों ने लिखे या 3 एग्जांपल लिखे आप लोगों ने, उसमें वो D किसका यूज कर रहा था, n-1 का, 3D का. अब किसका कर रहा है, n का. n+1 मत बोलना, n है ना भाई, n+1 तो 5 हो जाएगा. n क्या है 4, n-1 क्या है 3 और n क्या है 4. तो अभी तक वो n-1 का D यूज कर रहा था, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, D2sp3. क्यों D2sp3, क्योंकि वो इनर ऑर्बिटल यूज कर रहा था. 3 तो इनर है ना, 4D बाहर है. बाहर की तरफ कौन है, 4D. इनर की तरफ कौन है, अंदर की तरफ 3D. तो वो 3D यूज कर रहा था, इसलिए वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 था. पर अब वो 4 का D यूज करने वाला है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2. आउटर D यूज कर रहा है, यानी कि 4D. n-1 D यूज नहीं कर रहा है, nd. समझ रहे ना.
तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल एंड हाईली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, हाँ हाँ पेयरिंग कराएंगे, पेयर कराओगे तब तो डायमैग्नेटिक होगा। हाँ नहीं कराएंगे क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बताते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है, तो अगर उससे पेयरिंग करवा दी होती तो वो तो डायमैग्नेटिक हो जाता। भले कॉन्फ़िगरेशन आपका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बनता, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल होती, बट मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाता। तो एक्चुअली में इसका सही रीजन समझो क्या है। जब लाइगेंड आता है ना, सुन रहे इधर, लाइगेंड एक्चुअली दो टाइप के होते हैं जो इन्होंने नहीं बताया, हम अगले बार पढ़ेंगे अगले थियोरी में, CFT जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थियोरी। उन्होंने ये बोला कि बॉन्ड आयनिक भी तो है, तो मेटल आयन पॉजिटिव है, आपने देखा ना हर बार ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आ रही थी, प्लस आती थी लगभग, कई बार जीरो आई है, तो लगभग प्लस ही आई है। और जो लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, तो वो नेगेटिव पॉइंट हो गया, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स लेके बैठे हुए हैं आपके मेटल वाले, इनके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं भाई। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं ना, तो इनको रिपल्शन फील होता है। क्या होता है, रिपल्स होके कैसे कैसे आते हैं, पीछे चले जाते हैं। अब डिपेंड करेगा कि लाइगेंड कैसा है, क्या वो इतना स्ट्रांग है कि वो रिपेल कर पा रहा है तो रिपल्शन हो जाएगा, क्या वो वीक है कि वो रिपल्शन नहीं कर पा रहा है तो रिपल्शन नहीं होगा। ये है CFT का थ्योरी, कि उन्होंने लाइगेंड को भी एक वैल्यू दिया कि लाइगेंड के कारण ऐसा हो रहा है। लाइगेंड जब आते हैं ना, तो जब वो आते तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, डी के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो वो रिपेल कर जाएंगे। वो ऐसा तभी होगा जब जो लाइगेंड आ रहा है ना वो एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो। तो उन्होंने प्रॉपर एक सीरीज भी निकाली, जैसा आप लोग 10th में पढ़ते थे ना, रिएक्टिविटी सीरीज, कि पोटेशियम सबसे ऊपर है, गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर सबसे नीचे है, उससे अपन डिसाइड करते थे ना कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो एक वैलिड सीरीज है। ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि जिंक ने कॉपर को कर दिया, कॉपर ने सिल्वर को कर दिया, मनमानी नहीं होता ना वहां पे भी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं कि अगर कॉपर सिल्वर के ऊपर है तो कॉपर सिल्वर को कर पाएगा डिस्प्लेस, कॉपर जिंक के नीचे है तो कॉपर जिंक को नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस। तो वो सीरीज देख के बता रहे थे, ऐसे ही इन्होंने लाइगेंड्स की सीरीज बना दी, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर या इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसा ही बोल लो, दोनों हो सकता है ना। और सीरीज को नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और वो सीरीज में जो सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है वो इस टाइप का रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और जो वीक लाइगेंड है वो रिपल्शन क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे उसमें एक एग्जांपल है अमाइन, आपने देखो अमाइन में रिपल्शन नहीं कराया था हमने, यहाँ पे नहीं हुआ था ना रिपल्शन, बिकॉज अमाइन एक वीक लाइगेंड है, उनकी सीरीज के अकॉर्डिंग अमाइन एक वीक लाइगेंड है। फिर हमने यहां करवाया साइनाइड, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन हो गया। फिर अगेन फ्लोराइड, क्लोराइड सब वीक लाइगेंड होते हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं हुआ। समझ रहे हैं क्या। बट इन्होंने वो रिपल्शन होना नहीं होना किसके ऊपर, किसके मत डाल दिया, मैग्नेटिज्म के ऊपर, कि मैंने यहां रिपल्शन करवाया क्योंकि ये वाला कंपाउंड स्लाइटली पैरामैग्नेटिक था, यहां नहीं करवाया क्योंकि वो कंपाउंड हाईली पैरामैग्नेटिक था। पेयरिंग करवाते तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता। समझ रहे हैं क्या। डायमैग्नेटिक का एक फॉर्मूला भी है, आप उसका, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, तो डाइपोल मोमेंट पढ़े हो आप लोग, केमिस्ट्री में भी तो पढ़ते थे, केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट, हाँ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल होता क्या है, दो चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, टू अपोजिट चार्जेस, हाँ हाँ, टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज अ डाइपोल। और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता था कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वो डाइपोल मोमेंट होता था। ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट में n इंटू n प्लस टू, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तो अपन बात कर रहे थे ना कि जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म। अब कुछ सोचो कि जिसके पास अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 अंडर रूट में 24, यानी कि 4 से 5 के बीच में कहीं 4 पॉइंट समथिंग, अंडर रूट 24 तो ही आएगा ना, 4 पॉइंट समथिंग। समझ रहे। और जिसके पास अगर एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसका क्या होगा, अंडर रूट में क्या 3, अरे 1 इंटू 2 प्लस 1,
√3 आएगा, विच इज 1.732। तो इसका पैरामैग्नेटिज्म कम है इससे। तो ऐसे अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो नीचे लिखो। हाँ, ये बनाया आपने, नीचे लिख लो अगले वाले में sp3d2। उसको पेयरिंग मत करवाना है ना। अगले वाले में चारों खाली रहेंगे, मतलब चारों अनपेयर्ड रहेंगे, एक वाला पूरा फुल पेयर्ड रहेगा, और आप अब 6 बना देना sp3d2 आगे वाले। आप लोगों को लिखवाता हूं ये इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल क्या होता है। अगर n-1 डी यूज कर रहा होगा तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और अगर nd यूज कर रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिख लिए? हाँ, नीचे लिखो कंपाउंड इज, हाँ देखो इन सब के लिए n मतलब, देखो n मतलब होता क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो उसका शेल का नंबर है। तो उसका आखिरी शेल कौन सा है, 4 ही तो है, 4s2 3d6। तो n का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 4, तो वो इसका n है, आउटर मोस्ट। n-1 d मतलब क्या हो गया, 4-1 3 का d। अब तक अपन 3 के d यूज कर रहे थे, देखो d2sp3, यहां भी d2sp3। तो ये सब आपके कौन से वाले हो गए, n-1 का d, जो कि अंदर की तरफ है, इनर ऑर्बिटल। इनर वाले का डी है ना ये, 3 अंदर है, 4 बाहर है, 1 और अंदर है। तो 3 4 के हिसाब से 3 तो अंदर ही हुआ ना, तो इसलिए इनर ऑर्बिटल बोल दिए। अभी जो अपन ने एग्जांपल देखा, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हो पा रही थी, बिकॉज फ्लोराइड एक वीक लाइगेंड है, वो आ तो गया पास, बट वो रिपेल नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉन को कि वो पेयरिंग कर ले। तो यहां पेयरिंग नहीं हुई, इनर का डी खाली हुआ ही नहीं। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 पेयर आएंगे, उसको कहां बैठाओगे, तो बाहर वाले डी में बैठा लेंगे। 4 का भी डी तो इतने देर से खाली पड़ा है, 4 का डी तो हम यूज ही नहीं कर रहे थे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो पहले तो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही भरते हैं, समझना ध्यान से, और वो प्रिंसिपल ही ये बोलता है कि पहले कौन से ऑर्बिटल भरे जाते हैं, जिनकी एनर्जी कम है। अभी तक क्या हो रहा था कि थोड़ा एडजस्टमेंट करके, पेयरिंग करके, पहले वाले में तो खाली मिल ही गया था, पेयरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पहले वाले में खाली मिल गया था ना 2, तो D2sp3 आराम से बन गया, कोई पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। बट सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आपको पेयरिंग करवानी पड़ी, ताकि अंदर का 2 खाली हो जाए, क्योंकि ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ये भी स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइगेंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। समझ रहे हैं क्या? इसलिए पेयरिंग हो गई। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहां पे आपका ये भी बन गया आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट इस वाले में क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ अ वीकर लाइगेंड, रिपल्शन नहीं हो पाया, ये हमको वीबीटी ने नहीं बताया, ये हमने सीएफटी से समझा है। ठीक है, तो पेयरिंग नहीं हो पाई, पेयरिंग नहीं हो पाई तो इनर का डी खाली हो ही नहीं पाया, तो इलेक्ट्रॉन को कहां बैठाएगा, तो अब वो बाहर का डी यूज करेगा। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुए, और पहले वाले दोनों क्या हुए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है, क्योंकि पहले डी आया, फिर ऐसा आया 4 का, फिर 4 का पी आया। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। देखिए वहां पे डी बाद में है, वहां पे डी बाद में है, यहां पे डी पहले था, तो इसलिए D2sp3 sp3d2। ज्योमेट्री सेम है, ऑक्टाहेड्रल, बट हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो इसका लिखो, नीचे लिख लिए, इसका भी तो लिखो नेचर। क्या लिखोगे? हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। ज्योमेट्री अभी भी ऑक्टाहेड्रल है, अरे अपन हेडिंग ही ऑक्टाहेड्रल डाले है ना। और व्हाट अबाउट मैग्नेटिज्म, हाईली पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक। चार है ना? मीटिंग में बोलेंगे तो पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? नहीं, क्यों? डायमैग्नेटिक अगर हो रहा है तो उसको तो वो कर देते हैं ना। नहीं 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 नहीं, वो पेयरिंग कर रहा है, कब करेगा, जब उसको लगेगा कि ये डायमैग्नेटिक है, तब वो पेयरिंग कर लेगा। अरे देखो, नेचर तो उसको एक्सपेरिमेंट से समझ में आया ना, उसने जब इस कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो अट्रैक्ट हो गया, तो फिर वो डायमैग्नेटिक कैसे हो सकता है, वो तो पैरामैग्नेटिक होगा। उस हिसाब से उसने पेयरिंग नहीं करी, और बोला देखो पेयरिंग इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है, दिस शोज कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए मैंने पेयरिंग नहीं करी। मैं अच्छा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं उसका पेयरिंग।
समझ रहे? बट हमको कंफ्यूज कर दिया ना उसने कि भाई तुम तो है, तुम्हारे पास तो चलो मैग्नेट है, तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो तुम कर करके देख रहे हो एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा कंपाउंड लेके जाऊंगा एग्जाम में और मैग्नेट लेके बैठूंगा कि ये देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो पैरामैग्नेटिक होगा, तो नहीं कराते पेयरिंग। चलो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये हमारे लिए एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं वीबीटी के। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कोई भी एक कंपाउंड दे देगा, यही सब पूछेगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या है बताओ। ज्योमेट्री बताना तो आसान है, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा ऑक्टाहेड्रल चिल्ला देना, ठीक है। बट हाइब्रिडाइजेशन समझना पड़ेगा ना कि D2sp3 है कि sp3d2 है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। पर क्योंकि एग्जाम में जब हम जाएंगे पेपर देने के लिए, तब तक हम CFT भी पढ़ लिए होंगे, तो हमको पता रहेगा कि किस कब पेयरिंग करवानी है, कब पेयरिंग नहीं करवानी है। अमाइन होगा, फ्लोराइड होगा, जो कि वीक लिगेंड होते हैं, तो हम पेयरिंग नहीं करवाएंगे। और CN हो गया, एक CO होता है, CO कार्बोक्सिल, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। आउट ऑफ ऑल द लिगेंड्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट CO होता है, कार्बोक्सिल वाला, है ना। तो वो होगा तो डेफिनेटली पेयरिंग करवा देंगे। समझ गए क्या? तब हम CFT पढ़ेंगे तब कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमें। पर आज तो हमें नहीं पता ना CFT क्या होता है, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कब पेयरिंग करवा रहा है, कब पेयरिंग नहीं करवा रहा है। ठीक है, चलिए लिखे, नीचे लिखना, लिख लेना इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री sp3d2 और हाईली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे, एक सब हेडिंग डालना, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इसी में ही इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनका मीनिंग क्या, अपन बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, इसका मीनिंग समझते हैं। अगर जो 3D यूज कर रहा होगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और जो 4D यूज कर रहा होगा वो, हाँ, इनर वाले का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, आउटर वाले का sp3d2। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखो, व्हेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, when the complex formed, when the complex formed involves inner n-1 d orbitals, inner n-1, n-1 ब्रैकेट में लिख रहे हो ना, इनर n-1 ब्रैकेट के अंदर और d बाहर, n-1 d orbitals, when the complex formed involves inner n-1 d orbitals for D2sp3 hybridization, for D2sp3 hybridization, for D2sp3 hybridization, comma, the complex is called inner orbital complex. The complex is called inner orbital complex. Inner orbital complex, full stop. In this case, comma, the electrons of the metal are, in this case, the electrons of the metal are made to pair up, pair up इसी में तो करेंगे ना, तब तो D खाली कर पाएंगे अंदर का, are made to pair up, और पेयरिंग होना चालू हो रही है, मतलब पैरामैग्नेटिज्म कम हो रहा है, या यूं कह लो डायमैग्नेटिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, are made to pair up, comma, so the complex will be either, so the complex will be either, so the complex will be either diamagnetic, complex will be either diamagnetic or slightly paramagnetic, or slightly paramagnetic, और स्लाइटली पैरामैग्नेटिक। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, वो स्पिन के रेस्पेक्ट में है, स्पिन। आप लोग बताना कि इसका एक वो नाम क्या होना चाहिए। इसका नाम दो हो सकता है, या तो उसको अपन बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या तो बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग सोच के बताइए कि ये इस टाइप का जो अपन इनर वाले का डेफिनेशन लिखे हैं, इसका नाम लो स्पिन होना चाहिए कि हाई स्पिन होना चाहिए। सोच के बताना, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है कि दोनों में से एक तो करेक्ट हो जाएगा, कुछ तो बोले, सोच के बोलो कि लो स्पिन बोलने का सोच रहे हैं तो क्या सोच के लो स्पिन सोच रहे हैं अपन, स्पिन का मतलब क्या है, वाई लो वाई हाई, इसका मतलब क्या होता है, ये भी पहले समझना है। ठीक है, अपन स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े हैं, आप लोगों को याद होगा है ना, कि इन सबका, हाँ, जैसे अगर यहाँ पे आपका हाफ है तो ये माइनस हाफ है, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल, बट ये सारे हाफ 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 है प्लस वाले,
तो ये स्पिन है। कैसे हाई स्पिन भैया? इसकी नहीं बात कर रहा हूं, जो डेफिनेशन लिख रहे हैं उसमें लिखने वाले हैं ना अपन। लो स्पिन होगा क्योंकि पेयरिंग हो रही है। जहां पेयरिंग हुई मतलब आप तो स्पिन कैंसिल कर रहे हो। ये तो चारों मस्त थे ना, अगर आप इनकी पेयरिंग करवा दोगे तो क्या होगा? खत्म, जीरो, पिन जीरो हो गया, एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा, सबका प्लस हाफ माइनस हाफ से कैंसिल हो गया। समझ रहे हैं क्या? तो आप इनको और क्या बोल सकते हो? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लिखो एक लाइन और उसके लिए, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। चलिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसके। एक दो तो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। ये है ना हमारा, यहां पेयरिंग कर रहे थे अपन, ये है एग्जांपल इसका। लिखो एक एग्जांपल यही लिख लो, FeCN6 का 3 नेगेटिव। इसमें पेयरिंग करवाए थे ना अपन, इसमें पेयरिंग हुआ था और ये बन गया था, ये क्या बन गया था आपका? स्लाइटली पैरामैग्नेटिक। क्या बन गया था? स्लाइटली पैरामैग्नेटिक। FeCN6 का 3 नेगेटिव। और एग्जांपल लिखो, Fe को हटा देना, कोबाल्ट लगा दो, एक और एग्जांपल बन जाएगा। ऊपर 3 नेगेटिव की जगह 4 नेगेटिव लगा देना। समझ गए? COCN6 4 नेगेटिव। एक और एग्जांपल इसी का, एक और लिखो, CO और ट्राई ऑक्सलेटो है, यानी कि C2O4 का ट्राइस, ऑक्स भी लिख सकते हो चलेगा, है ना? क्या बोला मैंने? CO है और ब्रैकेट के अंदर C2O4 का ट्राइस, ट्राई ऑक्सलेटो, और ऊपर चार्ज है आपका 3 नेगेटिव, है ना? ये कुछ एग्जांपल आपके किसके हो गए? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अपन ने हेडिंग तो ऐसे एक साथ ही डाल दी थी ना दोनों की। तो अगला पैराग्राफ में आउटर के लिए लिख दो डेफिनेशन। लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या लिखोगे? जल्दी ऊपर का पढ़ के लिखते जाओ। क्या लिखे थे ऊपर? व्हेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन्वॉल्व्स द इनर n माइनस वन लिखे थे, यहां क्या लिखोगे? आउटर n, आउटर n d ऑर्बिटल्स। कंप्लीट करो। व्हेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन्वॉल्व्स आउटर n d ऑर्बिटल्स, लिख डालो। आप लोग फिजिक्स में मैग्नेटिज्म पढ़ लिए हो? नहीं पढ़े? लिख लिए? क्या लिखे? व्हेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन्वॉल्व्स द यूज, यस, इन्वॉल्व्स द nd ऑर्बिटल्स, आउटर nd ऑर्बिटल्स फॉर sp3d2। अब d2 sp3 तो नहीं लिख दियो ना? फॉर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर क्या लिखे? कुछ आगे लिखे हो? अच्छा, पूरा लाइन उल्टा कर दिए। मैं लिखवाने वाला था द कॉम्प्लेक्स विल हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पेयरिंग हो नहीं रही है। तो द कॉम्प्लेक्स विल हैव, लिख लो, द कॉम्प्लेक्स विल हैव, आप पेयरिंग करवाओगे ना, अनपेयरिंग कैसे करवा सकते हो? हाँ ठीक है। मेड मतलब आप कुछ कर रहे हो अनपेयर रहने के लिए? कुछ नहीं कर रहे हो आप तो। वहां आप कर रहे थे कि उसको पेयरिंग करवा रहे थे। हाँ ठीक है चलो। द कॉम्प्लेक्स विल हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द कॉम्प्लेक्स विल हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच मेक्स देम क्या? हाँ, पैरामैग्नेटिक, विच मेक्स देम हाईली पैरामैग्नेटिक भी बोल सकते हो, पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक, वो तो रिलेटिव है।
कि हाईली आप किस चीज को हाईली बोल रहे हो, है ना। तो विच मेक्स इट अ पैरामैग्नेटिक, विच मेक्स इट पैरामैग्नेटिक। इसका एक और नाम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लिख लो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसके भी। हाँ, COF6 3 नेगेटिव तो लिख ही लो, COF6 3 नेगेटिव, फिर CO को हटा दो, Fe लगा दो, FeF6 3 नेगेटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, हेक्साक्लोरिडो, हाँ हाँ वो भी लिख सकते, CR, नहीं नहीं वो तो D2sp3 था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो, भले पेयरिंग नहीं हो रही, उसमें जरूरत नहीं थी पेयरिंग की, है ना। हाँ लिखो, MnCl6 का 3 नेगेटिव। अच्छा मैं नाम बोल रहा था ना पहले, हाँ, हेक्साक्लोरिडो मैंगनेट 3, है ना, तो यहाँ 3 नेगेटिव होगा ना, MnCl6 का 3 नेगेटिव। ठीक है, अब क्योंकि इसका भी क्वेश्चन था कि एक भी अपन डायमैग्नेट नहीं देखे, तो इसका कंक्लूजन ये बना लिया था इसने कि ये हमेशा पैरामैग्नेटिक ही होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो एक एग्जांपल डायमैग्नेटिक का भी लिखो तो जल्दी से, फिर लिखो जल्दी, FeCN6 का 4 नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ, एक एग्जांपल और करते हैं, फोर्थ एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 का 4 नेगेटिव। चलिए इसको करते हैं फटाफट, तो क्या हो जाएगा Fe का, क्या होता है Fe 3D6 4s2, है ना, तो ये रहा आपका 3D6 4s2, 4p खाली पड़ा है, 4d भी खाली है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, है ना, वहां +3 था, आप एक और बार इसका कर चुके हो ना, पर वो FeCN6 3 नेगेटिव था, ये FeCN6 4 नेगेटिव है। तो आपका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2, तो Fe2+ का बना लो। अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, बस 4s के ही जाएंगे, है ना, बस 4s के ही जाएंगे। अब आपको मैंने बताया कि साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, करेगा ना पेयरिंग, और पेयरिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्या ये इनर है कि आउटर है, ऐसे आउटर है, वो खाली क्यों कर रहे हैं फिर, मतलब ये रूम खाली किया पर ठहरा यहाँ दिए, ठीक है बात हुई, है ना, यहां से चला गया तो अंदर का दोनों खाली हो गया है, तो इनर ये आपके D2 हो गया, ये S हो गया, और ये 3p हो गया, ये हो गया आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये एक और एग्जांपल हो गया आपका किसका, इनर ऑर्बिटल का विथ डायमैग्नेटिज्म। और हमने जो इसके पहले एग्जांपल लिखे इनर ऑर्बिटल के, वो स्लाइटली पैरामैग्नेटिज्म के, पेयरिंग दोनों में करवा रहे हैं, है ना, बट एक में पेयरिंग इतनी हो गई कि डायमैग्नेटिज्म आ गया, एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा, सुन रहे हैं, और एक में हमने पेयरिंग करवाई पर एक अनपेयर्ड बच गया, तो स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक। आपने उसमें लिखा भी है कि ऐसा करने पर कंपाउंड या तो डायमैग्नेटिक हो जाता है या तो स्लाइटली पैरामैग्नेटिक रहता है। तो ये स्लाइटली, ये डायमैग्नेटिक का भी एग्जांपल देख लिए, और स्लाइटली पैरामैग्नेटिक का पहले लिख चुके थे। जहां पे आपको एक आध अनपेयर्ड दिख रहा है ना, वो स्लाइटली पैरामैग्नेटिक होगा, जहां पे एक भी नहीं दिख रहा है वो तो डायमैग्नेटिक ही हो गया, और जहां 4 5 अनपेयर्ड है वो हाईली पैरामैग्नेटिक हो गया, 3 होगा तो पैरामैग्नेटिक बोल देना, समझ रहे क्या। तो 1 2 में स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, 4 5 में हाईली पैरामैग्नेटिक, है ना, 1 2 में स्लाइटली बोलना, 3 में पैरामैग्नेटिक बोलना, 4 5 में हाईली बोलना, और एक में नहीं, एक भी नहीं लगा तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, हम बाकी सब क्या लिखोगे इसमें, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 दिख ही रहा है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, और मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक। ठीक है, समझ गए क्या, हैंड डाल के छोड़ दो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो वो यही करते थे पता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकालते थे, और n इंटू
n+2 के फॉर्मूले में पुट करके n का वैल्यू निकालते थे। सुन रहे हैं क्या? मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली निकालते थे। आप लोग फिजिक्स में जब पढ़ोगे ना तो उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलोगे। ससेप्टिबिलिटी, उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं काई से, हाँ CHI। तो यही वैल्यू अपन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं अपने केमिस्ट्री में, ठीक है। तो उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली जा सकती है और आप उसको इक्वेट कर दो अंडर रूट में n इंटू n+2 से। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू आएगा वो हो गया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। उसके अकॉर्डिंग वो पेयरिंग करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। हमको लग रहा है कि n का वैल्यू 0 आया है तो मतलब डायमैग्नेटिज्म है, तो सब पेयरिंग करवा के सबको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कर देंगे। जीरो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो क्या, जीरो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो टेट्राहेड्रल और समझेंगे, टेट्राहेड्रल स्क्वायर पेन आ रहा ना, ये दोनों और पढ़ेंगे, फिर इसके ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम वीबीटी खत्म करेंगे, है ना।